पार्ट की स्टार्ट पिछले पार्ट की एंड से ही होती है, जिसे कि चार्ली का और हेडमेट का आपस में अफेयर चल रहा था और चार्ली हेडमेट से इस तरह की बातें करता है जिसकी वजह से उसे एरिका से बहुत ज़्यादा जेलसी फील होती है और इसी जेलसी के तहत वो एरिका को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह अब्यूज़ करती है। तो इस पार्ट की स्टार्ट भी एरिका को अब्यूज़ करने से होती है। वो मैड एरिका को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से कोड़ों से मार रही होती है। एरिका को बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, वो अपोलोजाइज कर रही होती है, लेकिन मैड तो उसे बिला वजह की पनिशमेंट दे रही होती है। उसे खुद भी नहीं मालूम होता कि आगे किस वजह से पिट रही है वो इतनी बुरी तरह से, लेकिन इसके बावजूद भी वो उसे माफ़ी मांग रही होती है। हेडमेट उसको मारते हुए कहती है कि मैं तुम्हें नहीं सुन पा रही हूँ एरिका, कि मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत थी। वो बार बार यही कह रही होती है और हेडमेट बार बार मौत से मारे जा रही होती है और एक ही लफ्ज़ दोहरा रही होती है, मुझे तुम सुनाई नहीं दे रही हो, मुझे तुम सुनाई नहीं दे रही हो। वो उसको इतनी बुरी तरह से मारती है कि एरिका के पीछे से कमीज़ भी फटना शुरू कर देती है और उसे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रही होती है। फिर वो हेडमेट एरिका के नज़दीक जाती है और उसे कहती है कि तुम जल्दी से मर क्यों नहीं जाती। उसकी इस बात पर एरिका को थोड़ा सा अजीब सा फील होता है और कहती है क्या मर जाऊं। वो हेडमेट उसको बहुत ही ज़्यादा अजीब नज़रों से देख रही होती है और फिर कहती है अगर तुम मर गई तो वो हमेशा अटेंशन मुझे ही देगा, तुम मर जाओ। और इसी उसमें कह के क्या हंस रही होती है, तुम कम्प्लीटली यूजलेस हो, मर जाओ मर जाओ मर जाओ। उसकी इस बातों को सुन सुनकर एरिका को बहुत ही ज़्यादा सदमा होता है और वो अपना सर पकड़कर चीखना शुरू कर देती है। लेकिन हेडमेट, मैं तुमसे बेहतर हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा खूबसूरत हूँ, तुम मेरी बात सुन रही हो। और वो ये कह और मारते हुए और भी अल्फाज दोहराई रही होती है कि तुम जैसे कम को बहुत जल्दी ही मर जाना चाहिए था। वो अपने आप से ही कहती है कि मदद करें, मेरी मदद कर दें। और उसे वो सीन याद आता है जब उसकी मदर एक क्रॉस के ऊपर लटकी हुई थी मरी हुई। फिर उसे याद आता है कि उसकी मदर की तो बहुत टाइम पहले ही मौत हो चुकी है। इसी मार पिटाई में उसकी वो पेपर जेब से निकल जाती है जो कि उसे राहुल ने दिया था और वो उस पेपर के नज़दीक बढ़ती है हिम्मत करती हुई और उसे राहुल याद आता है जो कि उससे बात कर रहा था और वो पोयम जो उसने उस वक्त पढ़ी थी। राहुल ने उसे बताया था कि ये पोयम अब तक ख़त्म नहीं हुई है तो तुम इसे मुझे वापस दे दो, लेकिन काफ़ी देर बाद उसने उससे ले ली थी। लेकिन फिर एरिका उसे ऐसे देख रही थी और उसे कह रही थी कि मुझे तुम वापस दे दो, मैंने अब तक इसको मुकम्मल तौर पर। और वो बेध्यानी में एरिका को ये बता देता है कि ये मैंने कोई सोच समझ के नहीं लिखी, मैं बस ऐसे ही बैठा हुआ था और मैंने ये लिख दी। और ये बोलते हुए वो अचानक अपने आप ही घबरा जाता है और अपना मुंह बंद करने लगता है कि उसने बातों बातों में ऐसा क्या कह दिया। एरिका को सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है और ताज्जुब भी होता है, क्या ये तुमने खुद लिखी है। लेकिन राहुल, नहीं मैंने ये नहीं लिखी। एरिका उसकी तरफ बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी में देखना शुरू कर देती है जैसे कि उसे उसका आइडल टाइप मिल गया हो। राहुल उसे कहता है कि अगर मैंने लिखी है तो फिर क्या, तुम ये कहने की कोशिश कर रही हो कि ये बहुत ही ज़्यादा बुरी है। लेकिन एरिका कहती है कि नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, ये इतनी ज़्यादा अच्छी है कि मुझे इससे अपनी मदर की याद आ गई है। और उसे वो सीन याद आता है जब उसकी मदर उसे अल्फाज लिखना सिखा रही होती है। राहुल उठते हुए कहता है ये कोई अमेजिंग या कोई अच्छी नहीं है। एरिका उसके अचानक सडन एक्शन से बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है और राहुल कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा टेरिबल है और ये बहुत ही ज़्यादा रबिश वर्ड्स हैं, ये किसी काम के नहीं हैं। और राहुल उससे वो पेज वापस मांगने लगता है और उसे बातों बातों में ये बता देता है कि वो कुछ ऐसा लिखना चाहता है जिससे लोग सुनकर बहुत ही ज़्यादा मुतासिर हों और उसे बार बार पढ़ने की कोशिश करें। इसके बाद वो उससे वो पेपर वापस मांगता है, लेकिन जैसे ही वो एरिका की तरफ देखता है, एरिका उसे इतनी ज़्यादा प्यारी और पपी आई से देख रही होती है जिसके सामने राहुल रेजिस्ट नहीं कर रहा होता। और एरिका इस आस में अगर उसके पास ये पेज होगा और वो इसको बार बार पढ़ती रहेगी तो उसे उसकी मदर की वो कहानियों की बुक याद आती रहेगी जो कि वो उसके साथ पढ़ा करती थी। वो उसी पपी आई से राहुल से वो पेपर बार बार करके मांग रही होती है। उसके सामने वो बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं कर पाता और आखिरकार उसको वो पेपर दे देता है, जिस पर एरिका बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और उसे थैंक्स करती है। राहुल भी बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है। एरिका उस पेपर को अपनी जेब में रखते हुए कहती है कि मेरी अब सिर्फ ये ख्वाहिश है कि मैं उससे देखूं
और मैं उससे दोबारा बात करूं, क्योंकि इस जगह पर, इस डिस्गस्टिंग स्लेव जगह पर उससे कोई भी बात नहीं करता था। हर कोई अपना अपना ग्रुप बना के रखा हुआ था और कोई उससे बातचीत करना पसंद नहीं करता था, जैसे कि उसे एक आउटकास्ट कर दिया गया हो, इस तरह उसे फील कराया जाता था। इसके बाद वो उसे बुरी तरह से मारती पीटती हेडमेट वहाँ से चली जाती है। पीछे से हमें थोड़ी सी झलक चार्ली की भी दिखाई जाती है, जो कि उसे इतनी बुरी तरह से तशद्दुद होता हुआ सिर्फ देख ही रहा था, उसकी बातें सुन रहा था। हेडमेट के जाने के बाद चार्ली उस प्रिजन के अंदर आता है और देखता है कि उस जगह पर एरिका बेहोश पड़ी हुई है और उसके पीछे से उसका वो मार्क भी नज़र आ रहा है। इसके बाद काफ़ी देर बाद एरिका की आँख खुलती है और उसके ज़हन में वही बातें दोहराई जा रही होती हैं जो कि उस हेडमेट ने एरिका से कही थी कि तुम जैसे इस कम को मर ही जाना चाहिए। वो आहिस्ता से अपनी हिम्मत बनाती है और खड़ी होती है, लेकिन जैसे ही खड़ी होती है उसे फील होता है कि उसकी पीठ पर किसी ने बैंडेज कर दी है। तभी उसकी मदर की बात याद आती है, जो कि उसने कहा था कि तुम्हारे पीछे की चेस्ट की ये रिंग कोई भी ना देख पाए, अगर किसी ने देख ली तो तुम्हें मारने में हिचकिचाहट नहीं करेगा। ये सुनकर उसका दिल घबराना शुरू कर देता है। वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है कि आखिर उसकी बैंडेज किसने की होगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और एरिका एक कुएं के पास नज़र आती है, जो कि कुछ कपड़े धो रही होती है और अपने मन ही मन सोच रही होती है कि आखिर वो कौन पर्सन होगा जिसने मेरी इंजरीज को देखा और उसे ट्रीट करा और उस जगह पर बैंडेज कर दी। उसने मेरा मार्क भी ज़रूर देखा होगा। तो फिर वो अपने आप में ही ये ज़हन बना लेती है कि अगर उसने इस बात पर तवज्जो दी और अगर वो मेरे लिए ख़िलाफ़ होगा तो वो कब का मुझे मार चुका होता जब उसने मेरा ये मार्क देखा। लेकिन वो अब तक ज़िंदा मौजूद। उसे इस तरह कपड़े धोता देख पीछे से एक मेड आती है और उसे ज़ोर से पीछे से लात मारती है और उसे डिस्गस्टिंग कह के वहाँ से चली जाती है। वो नीचे गिरती हुई एक बात सोच रही होती है कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा अगर मैं जल्द से जल्द मर जाऊं। लेकिन जैसे ही उसे उस आर्मी मैन की याद आती है जिसने उसकी मदर को बुरी तरह से मारा था, उसके जहन में एक और जीने की आस जाग जाती है और वो ये सोच रही होती है कि आखिर वो किस तरह जी रहा होगा। इसके बाद वो अपनी जेब से वो पेपर निकालती है जो कि राहुल ने उसे दिया था और वो उसे पढ़ कर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है और फिर ये सोचने लगती है कि राहुल आगे क्या कर रहा होगा। हालांकि उसने उसको अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन एक तरह से यूँ कह सकते थे कि उसे उससे मिलकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हुआ था। दूसरी तरफ राहुल दिखाया जाता है जो कि उस जगह पर घूम रहा था और एरिका को ढूंढ रहा था। उसके हाथ में एक फ्लावर था और वो ये सोच रहा था कि मैंने पैराडाइज प्लेस में एक जगह पर काफ़ी सारे फ्लावर्स देखे थे और मैंने न जाने क्या सोच कर उनमें से एक फ्लावर ले लिया था ताकि ये मैं एरिका को दे सकूं, क्योंकि एरिका को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और वो एरिका को ढूंढ रहा होता है कि पीछे से उससे चार्ली आवाज़ देता है और उसे पूछता है कि प्रिंस राहुल आखिर किसको ढूंढ रहे हैं। राहुल उसको बहुत ही ज़्यादा रूड वे में जवाब देता है, चार्ली आखिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं। चार्ली उससे कहता है कि मुझे तो नहीं लगता कि मैं आपको यहाँ पर हमेशा देखता हूँ और मुझे ये मत कहना कि आप बोर हो रहे थे इस वजह से अभी तक चहलकदमी कर रहे थे। और फिर उसे ताना मारते हुए कहता है कि एक कैप्टन ऑफ एम्पायर के कंधों पर काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि आपके पास इतना टाइम होगा कि आप फजूल में चहलकदमी कर रहे हो। और उन दोनों की बातचीत में हमें ये पता चलता है कि राहुल ने अपने क्राउन प्रिंस की आइडेंटिटी को कैंसिल करवा दिया था सिर्फ एक कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए, वो भी एज ए कैप्टन के तौर पे। और उसने बहुत जल्दी अचीवमेंट हासिल कर ली, क्योंकि एक आम आदमी के लिए अचीवमेंट हासिल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। चार्ली से बातों बात में बहुत ही ज़्यादा तानेबाजी कस रहा होता है। आप फिर जाते हुए उसे कहता है कि अगर तुम नाइट में सबसे ज़्यादा अच्छे नाइट ना होते और तुम्हारी स्पोर्ट्समैनशिप इतनी ज़्यादा अच्छी ना होती तो मैं तुम्हें डिसिप्लिन के तौर पर तुम्हारा कब का एक कंधा कटवा चुका होता। जिसकी बात पर राहुल उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्से भरी निगाहों से देखता है और वो चार्ली का ज़ोर से हाथ पकड़ता है, लेकिन उससे पहले ही चार्ली उसका हाथ पकड़ लेता है। इसके बाद वो अपना हाथ छुड़वाता हुआ वहाँ से भाग जाता है। राहुल को वहाँ से इस तरह ज़्यादा देखकर चार्ली उसको देखकर मुस्कुराता है और वो जाते हुए वो सीन याद कर रहा होता है कि आखिर उसने अपनी क्राउन प्रिंस की आइडेंटिटी को क्यों कैंसिल किया। ये सब कुछ उसने खुद नहीं किया था, बल्कि उसने ये सारी चीज़ें इम्पीरियल के कहने पे की थी और उसने उसे ये भी कहा था कि अब आज से तुम सारी की सारी नॉबिलिटीज़ की जो टास्क वगैरह हैं वो तुम पूरा करोगे।
और वो इसी तरह वो सारी बातें याद करते हुए जा रहा होता है कि अचानक से उसको एरिका नज़र आ जाती है। वो अपने हाथ में फ्लावर लिए उस तरफ देख रहा होता है और कहता है कि आखिर मैं उससे ये देखकर क्या कहूँ, और उसे ज़्यादा देखकर ये कह रहा होता है कि आखिर इसने इतना सारा सामान अकेले से कैरी क्यों किया हुआ है। अचानक से वो फिसल कर गिरने ही वाली होती है और वो अपनी आंखें बंद करती है, लेकिन जब वो अपनी आंखें खोलती है तो देखता है कि राहुल ने उसको पहले ही गिरने से रोक लिया है। एरिका उसको थैंक्स करती है और उसकी तवज्जो अपने कंधों पर दिलाती है जिस पर राहुल ने हाथ रखे हुए थे। राहुल अपने उससे सॉरी करते हुए अपने हाथ साइड कर लेता है। इसके बाद वो उस सारे के सारे लगेज के बारे में उससे पूछने लगता है, लेकिन बातों बातों में उसे यूँ फील होता है कि उसके कमर पे ज़रूर बहुत ज़्यादा इंजरीज मौजूद हैं। वो एरिका से उसके इंजरीज के बारे में पूछता है, जिस पर एरिका कहती है कि नहीं, ये भी ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन राहुल उसकी फिक्रमंदी में उससे बोलता है कि देखकर ऐसा नहीं लगता, ये कुछ भी नहीं है। एरिका बहुत ही ज़्यादा कांप रही होती है। राहुल उसे देखकर उसके हाथ का वो फ्लावर गिर जाता है, लेकिन वो फ्लावर गिरते हुए एरिका देख लेती है और कहती है, एक फ्लावर, इस खेत में यहाँ पर कुछ भी फ्लावर्स वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं उगती हैं। इसके बाद राहुल उसे वो फ्लावर देते हुए कहता है कि तुमने लास्ट टाइम उसे कहा था कि तुम्हें फ्लावर्स बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं, तो इस वजह से मैं तुम्हारे लिए ये फ्लावर लेके आया हूँ। और ये कहते हुए जैसे ही उसकी नज़र एरिका की तरफ जाती है तो वो क्या देखता है कि एरिका उस फ्लावर को हाथ में लिए रोई जा रही होती है और उसे इस फ्लावर की स्मेल फ्लोरिका के फ्लावर जैसी आ रही होती है, जैसी जेंटल और प्यारी सी स्मेल, जो कि उसे वो अपना सारा का सारा पास्ट याद दिला रही होती है। और वो रोते हुए कह रही होती है कि मैं उन सबको बहुत ही ज़्यादा याद कर रही हूँ, मुझे उन लोगों की बहुत ही ज़्यादा याद आ रही होती है। उसे देख देख कर राहुल अपना पास्ट याद करता है कि जब वो छोटा था तो उसकी मदर उसे किस तरह तसल्ली दिया करती थी। उसी तरह वो एरिका के सर पर पैट करते हुए उसे चुप कराने की कोशिश करता है, जिस पर एरिका उसे देखकर और ज़्यादा रोने लगती है और उसके गले लगकर फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है। लेकिन राहुल उसे नहीं रोकता और उसे और ज़्यादा तसल्ली देने लगता है। ऐसे करते करते रात हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें चार्ली तभी भौंके जाता हुआ दिखाई दे रहा होता है। वो अपने पैलेस में ही घूम रहा होता है और वो चलते चलते एक जगह पर रुकता है।